Hello dear student, welcome to all of you. Today we are going to start your new book, Democratic Politics. Normally it is called Civics and Basic of Indian Constitution. It is described about to the basics of Indian Constitution. ये भारतीय संविधान के बारे में क्या करता है, डिस्कस करता है। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जा रहा है क्योंकि क्लास 10th के बाद जो स्टूडेंट अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम स्टूडेंट साइंस साइड में चले जाते हैं, तो क्लास 10th के बाद में आप लोगों को शायद ये बुक मिले भी ना, लेकिन हमको उसके बारे में जानकारी चाहिए क्योंकि हमें अपने कंट्री के बारे में, हमारे लीगल्स राइट्स क्या हैं, हमारे लॉ क्या हैं, हमारे लिए रूल्स क्या हैं, या हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस का नेचर कैसा है, उसके बारे में हमें डिस्कस करना एक मस्ट है। हमारे एक सिटीजन के रूप में हमको क्या करना, इसके बारे में जानना आवश्यक है। आज की क्लासेज में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे कि कितने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल हैं, कितने पार्ट्स हैं, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है, सिटीजन के रूप में हमारे पास कौन कौन से राइट्स हैं, सीए के बारे में किस आर्टिकल में आएगा, एनआरसी किसके रूप में आएगा। उसके बाद में हम जो है बताएंगे कि जो एक कनेक्ट कैसे किया जाता है कि हिस्ट्री से हम सिविक्स के बारे में कनेक्ट कैसे करेंगे। जैसे हम पार्ट 3 में इंडियन नेशनल मूवमेंट में साइमन कमीशन के बारे में जब डिस्कस किया था तो उस समय बताया था कि आज देखेंगे कि किस तरह से वो साइमन कमीशन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में आके जो है काम कर रहा है। और हमने बताया था कि जो एसएसटी हैं या कोई भी आर्ट के सब्जेक्ट हैं, ये इसके 3 एस्पेक्ट होते हैं, एक सोशल होता है, एक पॉलिटिकल होता है और एक इकोनॉमिकल होता है। सोशल मीन्स हमारा सोसाइटी पे उस सब्जेक्ट का क्या प्रभाव है, इकोनॉमिकल पे हम कैसे प्रभाव करेंगे, और एक पॉलिटिकल पे इम्पैक्ट कैसा होता है, राजनीतिक मुद्दों पे कैसे बात होती है। जब हम अगले वीडियो में इस पॉलिटिक को स्टार्ट करने से, जब आप लोगों के 4 चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं इस सिलेबस में 2020-21 में, तो इसके बाद में जब हम इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, आपको उससे ये रहेगा कि कनेक्ट करने के लिए लिखने के आपके मेथड पता हो जाएंगे कि कैसे कहाँ से कौन चीज़ ज्वाइंट हो रहा है। तो यहाँ पे इस सेगमेंट में अभी हम फेडरलिज्म पढ़ाऊँगा, संघवाद पढ़ाऊँगा, उसके बाद इंडियन पॉलिटिकल पार्टी की पार्टी कैसे नेशनलाइज पार्टी होती हैं, कैसे कैसे पार्टी के रूल क्या होते हैं, जनरली कितने पार्टी इस समय हैं, ये 2 चैप्टर हम इस समय कवर करेंगे। आफ्टर जैसे आइडियोलॉजी में हम बात करें कि नेक्स्ट सेगमेंट में हम उसके बारे में वीडियो में डिटेल करेंगे। जैसे कैपिटलिज्म होता है, कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। जैसे नाजिज्म में आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 9th में पिछले क्लासरूम में कि हिटलर की पार्टी का नाम नाजिज्म था, और नाजिज्म की जो ओरिजिनेशन हुई ये हुई फासिज्म से। फासिज्म मतलब फांसीवाद। तो फांसीवाद के 2 पॉलिटिकल पार्टी, फांसीवाद को फॉलो करने वाले कौन से पार्टी के थे, 2 लीडर हुए जनरली। एक आपके हुए जो है हिटलर, जिनकी पार्टी का नाम था नाजिज्म, और एक हुए इटली में काफ़ी लोकप्रिय हुआ अपने समय में, मुसोलिनी के समय में उसका लीडर मुसोलिनी था। हम हिटलर पे टाइम पे डिस्कस करें। जैसे फासिज्म की बात हम करेंगे तो फासिज्म में उस समय हिटलर ने किस तरह से इलेक्शन किया अपनी वहाँ पे जर्मनी में, किस तरह से अपनी पॉलिटिकल अपनी देश के लिए किस तरह से पॉलिटिकल एस्टेब्लिश किया, ये सब एस्पेक्ट पॉलिटिकल हो गए। अब उस पॉलिटिकल से रिलेट करेंगे कि वहाँ की देश की चूँकि जो है जो अर्थव्यवस्थाएं होगी वो सरकार ही चलाएंगी, गवर्नमेंट ही चलाएंगी, तो उस एस्पेक्ट पे पॉलिटिकल पे, अब जैसे मान लीजिए कि पॉलिटिकल व्यू पे जैसे किस तरह से अर्थव्यवस्था पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे इस समय कार की कंपनी आती है, वोल्क्सवैगन का आप लोगों ने नाम सुना होगा। वोल्क्सवैगन ये कार की एक कंपनी है और ये जर्मनी की कंपनी है। तो ये हिटलर के समय में, हिटलर ने जब इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था तो काफ़ी खुश था। और वोल्क्सवैगन का ही मतलब होता है कि जनता के लिए, फॉर द पीपल, मतलब जनता के लिए, कि मतलब उस हिटलर के समय में जो इकानमी होती थी वो किसी प्राइवेट की, इंडिविजुअल की नहीं होती थी, वो टोटल की टोटल जनता के लिए होती। तो चूंकि अगर ये जो वोल्क्सवैगन कार की हम बात करेंगे तो जनता, इसका मतलब ये होता है कि जनता के लिए, इसमें किसी का, उस इकानमी में किसी की कोई पर्सनल जो है असेस्ट नहीं होती थी, संपत्ति नहीं होती थी। बाद में कुछ चेंज होके इस समय आ गया, कंपनी सब पूरे कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट होने लगी।
ठीक है। लेकिन जब इस कंपनी का जो इस्टेब्लिश किया था हिटलर, तो इसीलिए इस कंपनी का नाम पड़ा था वोल्क्सवैगन, मतलब कि किसी भी 1% का इस कंपनी में कोई इन्वॉल्वेशन नहीं होगा। कैपिटलिज्म में कोई आनर कैसे रहेंगे, उसके बाद फ्यूडलिज्म में हम सामंती अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के क्लासेज में और वो जो नेक्स्ट वीडियो में, ये दोनों क्लासेज में जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसकी परसेप्शन क्या हो जाएगी, क्लियर आउट आप लोगों के पास हो जाएगी कि हमको किस तरह से लिखना है। हम सबसे पहले आज जो बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाई जाएगी? कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स आप लोगों को पता होगा कि संविधान है, और ये किसी भी देश की, किसी भी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। वीडियो पूरा आप लोग देखिएगा, अच्छे से देखिएगा इसको, और एक एक लाइन क्लियर करते हुए करिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की पूरे का पूरा समरी, पूरी सिनाप्सिस मैं इसी वीडियो में आप लोगों को आज डाल दूंगा। और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जो आप लोगों को अभी तक नहीं पता रहा होगा, 90% चीज़ पता नहीं रही होंगी, जो कि आज क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है कि एक ये लीगल बुक होती है, या लीगल राइट्स एक बुक होती है, जो कि क्या करती है, किसी भी ऐसे हम अगर इसको लिखें, हम अपनी भाषा में इसका डिफिनीशन अगर लिखें तो ये आपका है लीगल बुक ऑफ ए लॉ फॉर ए कंट्री। अगर हम इसमें कहेंगे तो लीगल, ये लीगल मतलब नैतिक रूल्स के क्या हैं, एक बुक है जो देश के लिए कार्य करती हैं। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेगी तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से इसके जो है रूल्स और क्या क्या लॉ हैं, जो कि एक बुक होगी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इस इंडिया के लिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होगा, इसके सिटीजन के रूप में रूल्स क्या रहेंगे, इस समय इनके हमारे फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, हमारी यूनियन गवर्नमेंट कैसे कार्य करेगी, हमारी सुप्रीम कोर्ट कैसे कार्य करेगी, हमको कोई अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन में वो किस प्रकार से कार्य करेंगे, हमारी पंचायत कैसे काम करेगी, हमारे कंट्री में इमरजेंसी कैसे वर्क करेगा, इमरजेंसी कैसे होगी, फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए कौन सा रूल होगा, प्रेसिडेंट रूल्स क्या होंगे, ये सब जो है जो रूल्स होंगे ये एक सिस्टमेटिक वे में लिखी रहेगी। इसको हम कहेंगे जो है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बात आ रही है कि आपका ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कहीं कहीं पे आप जीके में पढ़ेंगे कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, और यूएसए का यूके का, इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है। तो रिटन का सेंस ये होता है कि हमने जो, रिटन का मतलब ये नहीं होता है कि हम कहीं लिख के जो है रिटन मतलब लिखित होता है, लिखित का, लेकिन ये सेंस यहाँ पे ये है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1 बाय 1 मतलब सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के रूप में जो है लिखी हुई है। मतलब ये नहीं कि जैसे सिस्टम का मतलब होता है कि आर्टिकल 1 अगर कह रहा है, हमारी जो आर्टिकल 1 कह रही है यूनियन एंड स्टेट के बारे में कह रही है, ठीक है। आर्टिकल 1 टेल्स अस अबाउट टू यूनियन एंड स्टेट, पार्ट 2 से फॉर सिटीजनशिप। तो ये सब जो रूल्स हैं तो पार्ट 2 में, पार्ट 1 में, पार्ट 5 में, पार्ट 20 में, आर्टिकल 1 में, आर्टिकल 20 में जो भी चीजें हैं किस शेड्यूल में क्या है, एक सिस्टमेटिक वे से लिखा गया, स्टेप बाय स्टेप लिखा गया। इसका मतलब ये हो गया रिटन। रिटन का मतलब ये होगा कि हमारी जो आर्टिकल्स हैं, हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो 1 बाय 1 एक सिस्टमेटिक वे, एक क्रम से, एक सीरियल नंबर से लिखे गए हैं। इसलिए इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहा जाएगा, रिटन्स लिखे जाएंगे। 1949 में जब एक्चुअली में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग हुई थी, हमारी ड्राफ्टिंग मतलब जब बना था, तो 1949 में, इसको नोट सब करते रहिएगा, ब्लैक बोर्ड ग्रीन बोर्ड से इसको सब नोट करते रहिए। 1949 में 395 आर्टिकल्स एक्चुअल में 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट्स थे, और 8 शेड्यूल थे। अनुच्छेद जिसे हिंदी में कहेंगे अनुच्छेद, पार्ट्स मीन्स भाग, आर्टिकल मीन्स, आर्टिकल हिंदी में भी आर्टिकल के नाम से जानेंगे। हम 2020 की बात करें
तो जो हम लोग की रेफरेंस बुक है 2013-14 तक आई है, 2014 तक 465 आर्टिकल्स थे। ट्वेंटी 25 आर्टिकल तब भी थे, पार्ट 2013 में आज भी हैं। और ये जो 8 शेड्यूल था ये रेज होके बढ़ के हो गया है 12 शेड्यूल में डिवाइड। ये आज की कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी हमारी। अब कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल में हम कैसे करते हैं, जैसे 395 आर्टिकल्स हैं, तो 395 से रेज होके 465 हुआ। जैसे मान लीजिए कि इसमें हमने कोई भी आर्टिकल्स बढ़ाए गए, जैसे मान लीजिए 44 आर्टिकल्स कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, सामान्य नागरिक संहिता के बारे में बात करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का आप लोग नाम सुने होंगे कि और स्पेशली ये पॉलिटिकल मुद्दा में भी है कि जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अपनी गवर्नमेंट लाने की बात कर रही है। इसके बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो 5-6 घंटे पूरी एक टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस यहाँ पे नहीं कर पाएंगे कि उसमें क्या है। बहुत सारे भ्रांतियाँ भी हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा होगा, धर्म में ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये मतलब है कि 44 नंबर पे है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल। अभी मैं एक एक आर्टिकल डिटेल में कुछ जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो सब मैं समझा दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। जो 44 आर्टिकल कह रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, सामान्य नागरिक संहिता के बारे में। अब अगर मान लीजिए कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजमेंट हो, जैसे कुछ संशोधन हो, संशोधन को इंग्लिश में कहेंगे अमेंडमेंट। संशोधन मतलब कि जो संशोधन क्यों करते हैं कि जो पिछले में कुछ कमियां होती हैं उसको हम क्या करते हैं और अच्छे से बना के या घटा के जो है उसमें और ऐड करते हैं, तो उसको हम कहेंगे अमेंडमेंट कहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के शब्द में अमेंडमेंट कहेंगे। अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन। अगर मान लीजिए कि 44 आर्टिकल यूसीसी के बारे में इसमें कोई भी चीज़ डाली जा रही है या निकाली जा रही है और कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल बनेगा, तो ये आपका हो जाएगा 44A या 44A का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे सब क्लास। जैसे इसको अगर हम पढ़ेंगे तो ऐसे कहेंगे आर्टिकल 44 पार्ट ए सब क्लास 1, ठीक है। अब जैसे 395 आर्टिकल था उस समय, तो ये भी हो सकता है कि 395 तक ही बुक में इस समय कॉन्स्टिट्यूशन का जब आप चार्ट आर्टिकल का देखेंगे तो नेट पे देखेंगे तो 395 ही आर्टिकल हो, लेकिन बीच बीच में इस तरह से क्लास के और सब क्लास के रूप में इंसर्ट कराए गए हैं 46(5) के रूप में। जैसे राइट टू, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमारी फंडामेंटल राइट्स हमारे कितने थे? 7 थे। फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार हमारे कितने थे? 7 थे। और बाद में इस समय बचे हैं कितने? 6। टुडे देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। जो एक का ओमिशन हुआ है, जो हटाया गया है, वो राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब हमारी जो संपत्ति की अधिकार है वो फंडामेंटल राइट से क्या कर दी गई है? हटा दी गई है। तो अब ये देखेंगे उस समय के कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ पे फंडामेंटल राइट से हटा के उसको कहीं पे भी ऐसा आया गया होगा कि हो सकता हो कि जो उससे रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर रहा हो, उसके सब क्लास में ये आपकी आर्टिकल इंसर्ट करा दी गई हो। तो ये जो है बीच बीच में क्या करते हैं, अब जैसे CAA आया तो CAA में जो भी अमेंडमेंट होगी या जो भी हो सकता है उसमें आर्टिकल जब बनाई जाएगी, तो हमारा जो सिटीजनशिप है पार्ट 2 आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक, मतलब संविधान के जो आर्टिकल है 5 to 11 से अबाउट टू सिटीजनशिप पार्ट 2, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2, और जो पार्ट 2 में जो आपकी आर्टिकल 5 to 11 है ये सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता के बारे में कहता है। अब नागरिकता के बारे में कहेगा तो ये जो पार्ट 5 to 11 है इसके बारे में अगर कोई भी संशोधन इसमें आ रहा है तो उसी 5 to 11 के अंदर उसमें तोड़ मरोड़ के नहीं, उसी हो सकता हो 5वें आर्टिकल में की बात हो या 6वें में हो या 7वें में हो या 8वें में हो, तो उसी के अंदर एक सब क्लास के रूप में इंसर्ट कर देंगे। तो ये एक्चुअल में क्या होगा कि उसमें एक आर्टिकल और बढ़ जाएगी, ठीक है। अब हम कुछ ऐसे आर्टिकल हैं, पहले हम सबसे पहले हिस्ट्री इसकी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद प्रीमेबल के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसके बारे में लिखाऊंगा, फिर अमेंडमेंट कुछ हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझें कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसे आई है, हिस्ट्री से कैसे कनेक्ट हुआ है।
ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। हिस्ट्री से कैसे कनेक्ट हुआ है, संविधान जब लागू हुआ होगा, हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि साइमन कमीशन रिव्यू के लिए हमने डिस्कस किया था उस समय कि जो साइमन कमीशन आई थी वो रिव्यू के लिए आई थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं। तो जब सबसे पहले जो कंपनी के कुछ ऐसे बहुत ब्रीफली मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बस 2-4 मिनट के वीडियो में मैं उसको टोटल डिस्कस कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आई ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी में, इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को हिस्ट्री से सिविक्स कनेक्ट करने के लिए आ जाए कि किस तरह से पता रहे। सबसे पहले हम देखेंगे कनेक्ट कंपनी रूल। इसमें कंपनी रूल जो आपकी थी 1773 से 1853 तक, ये कंपनी रूल मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपनी रूल बनाती थी, इसको एक अधिकार था जो है ब्रिटेन ने इसको भेजा था कंपनी रूल्स में। उस समय कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म होते थे 1773 से 1858 में, और इसमें जो पहली जो इसका नाम था मतलब पहले एक्ट का जो रिफॉर्म्स इसमें हुए, संशोधन हुए थे, ये था 1773। रेगुलेटिंग एक्ट उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें देखिए कि क्या इसमें संशोधन है। 1773 से पहले कहा जाता था कि गवर्नर ऑफ बंगाल, 1773 से जो बंगाल के उस समय कंपनी का जो सबसे अच्छी प्रभाव क्षेत्र थी वो बंगाल के गवर्नर के हाथों में होती थी। तो इन्होंने बंगाल के गवर्नर को नाम दे दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इससे ये हो गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुआ। तो इस तरह से जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अगर कभी कह रहा कि फर्स्ट बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, उससे पहले गवर्नर होते थे, बंगाल के गवर्नर होते थे। बंगाल गवर्नर का नाम बदल के चेंज होके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गए। तो इस प्रकार से लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो थे, इनका जो पहले इनका नाम हो गया लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ये आपके पहले गवर्नर जनरल हुए बंगाल के। फिर आई आपकी पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो रिफॉर्म हुआ 1784, हम लोग अप्रोक्सीमेटली देख रहे हैं 10 ईयर के बाद में ये हो रहा है, 10 साल के बाद, लगभग 10 साल के बाद में रिफॉर्म हो रहा था। साइमन कमीशन भी जब आया था तो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के लिए आया था कि क्या परिवर्तन किया जाए। अब आप लोग को साइमन कमीशन के बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी बढ़ जाएगी, रिफॉर्म क्या होते हैं, इसकी कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था। उसके बाद में आया चार्टर एक्ट, आपके हो गए चार्टर एक्ट आपके हो जाएंगे 1833 में। फिर यहाँ पे लिखेंगे ये पिट्स इंडिया एक्ट था। चार्टर एक्ट, इससे भी पहले भी रही होगी, इसमें क्या संशोधन हुआ अमेंडमेंट में, इसमें जो रिफॉर्म आया इसमें आपके होगा कि वो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे ना, उनको कहा गया गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहले जो गवर्नर जनरल हुए विलियम बेंटिक, नाम सुने होंगे। और विलियम बेंटिक का नाम जैसे आता है तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि राजा राम मोहन राय के समय में, क्योंकि राजा राम मोहन राय फर्स्ट रिफॉर्मिस्ट माने जाते हैं जिन्होंने जो है समाज सुधारक, भारत में जो इविल्स थॉट्स थे, जो सामाजिक बुराइयां थे, उसको दूर करने का सबसे पहले जो प्रयास किया था राजा राम मोहन राय ने किया था। तो राजा राम मोहन राय ने जो सती प्रथा पे जो रोक लगाई, या उसके बाद में स्लेव सिस्टम, दास प्रथा का जो भी स्लेव सिस्टम जो भी उस समय सिविल रहे होंगे, तो उसका अनुमोदन कौन करेगा, विलियम बेंटिक करेंगे। तो उस समय क्वेश्चन भी पूछता है कि राजा राम मोहन राय के समय में कौन गवर्नर जनरल था, तो उस समय आपका क्वेश्चन हो जाएगा विलियम बेंटिक हो जाएंगे। तो एक तरह से हम देखेंगे राजा राम मोहन राय के कंटेम्प्रेरी या समकालीन ये लोग क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। ठीक है।
तो ये हमारी इससे पहले हो गई कंपनी रूल, यानी कंपनी रूल्स में जो कंपनी रूल्स के थे ये अमेंडमेंट आप लोगों के। कंपनी रूल्स के बाद में आप लोगों की आ गई क्राउन रूल। मतलब क्राउन मतलब एक तरह से महारानी या महाराजा जो है किस तरह से, अभी देखिए क्राउन रूल उसमें चलता है, यूके में चलता है, वहाँ की महारानी एलिजाबेथ जो है वो क्राउन रूल्स में चलती है। तो उसी तरह से 1858 से लेके 1947 तक चला क्राउन रूल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरा क्राउन रूल। कंपनी रूल से खत्म होके ये जो रूल्स आ गए किसके हाथों में आ गए, महारानी या महाराजा के हाथ में आ गए। और 1858 से 1947 तक। अब ये भी हो सकता है कि 1857 में 1857 में जो पहली क्रांति रही होगी मंगल पांडे की या झांसी की रानी की, तो उस समय के बाद में कुछ इन लोगों ने अपोज किया हो, जो कि ये लग गया हो वहाँ के ब्रिटेन के शासन को ये लग गया होगा कि हम जो है कुछ इस पे वर्क नहीं कर पा रहे हैं, कुछ रिएक्शन नहीं बढ़िया से दे पा रहे हैं, तो यानी क्राउन रूल यानी कंपनी अधिकार नहीं कर पा रही है, तो क्राउन रूल्स यहाँ पे आ गया। तो क्राउन रूल्स में आप लोगों के आ जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ जाएगी 1858। और इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस एक्ट का नाम कहा जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और 1858 की जो इसकी स्ट्रक्चर थी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट बेंटिंग हुआ करते थे, उससे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे। अब आ जाएंगे वायसराय, ठीक है, उनको कहा जाना लगा वायसराय, तो यानी वायसरेरी ऑफ इंडिया। और वायसरेरी ऑफ इंडिया मतलब वायसराय के हाथों में आ गया 1858 में, ठीक है। और 1858 में जो फर्स्ट वायसराय हुए उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, तो यानी आपके यहाँ पे हो गए लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो वायसराय ऑफ इंडिया जो इस प्रकार से हो गए, ये लॉर्ड कैनिंग वायसराय हो गए, ठीक है। और उसके बाद में जो मेन इम्पॉर्टेंट फिर बीच में हुआ, फिर एक आ गया रिफॉर्म जिसे हम कहते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म। मार्ले मिंटो जो रिफॉर्म आया, में आया। दो लोग थे, मार्ले मिंटो एक वायसराय हुआ करते थे, 1909 में आया। 1859 में इसके बीच में भी कुछ था जो है आप लोगों के थे कुछ एक्ट्स आते थे जिसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कुछ ब्रीफली कर दे रहे हैं। तो ये जो जितने इंपॉर्टेंट है मैं उसके बारे में डिस्कस कर दे रहा हूँ। मार्ले मिंटो जो रिफॉर्म था, इन्होंने कहा जाता है कि मार्ले को कहा जाता है कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया में इन्होंने किया, या सेपरेट इलेक्टोरल के बात में किया। इन्होंने जो बात किया सेपरेट इलेक्टोरल के बाद में किया। सेपरेट इलेक्टोरल का मतलब होता है कि अपनी चुनाव प्रतिनिधित्व क्या होनी चाहिए, अकेले होनी चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरल के बाद में बात करेंगे। और यहाँ पे कहेंगे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब होता है कि इन्होंने क्या किया कि हिंदू और मुसलमान के लिए, हिंदू और मुस्लिम के लिए, यानी कम्युनिटी बेसिस धर्म के आधार पे इन्होंने क्या किया, सेपरेट इलेक्टोरल के बारे में, अलग अलग चुनाव की मतलब सेपरेट प्रतिनिधित्व के बारे में, चुनाव के बारे में बात करने लगे कि ये मुस्लिम और हिंदू जो है अलग अलग रहेंगे। तो इसका भी अपोज होने लगे। और देखिए ये कब आने लगा, 1905 में बंगाल का डिवीजन हुआ था, और ये 1909 पे इन्होंने मतलब 4 साल बाद, देखिए उससे रिलेट करिएंगे जब हिस्ट्री से, तो यानी आपको यहाँ पता चलेगा कि वहां से कनेक्ट करने के बाद में इन्होंने मार्ले मिंटो ने संप्रदायवाद के आधार पे या संप्रदाय के बेसिस पे इन्होंने इलेक्टोरल सिस्टम को क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब एक तरह से आप कहेंगे मार्ले मिंटो रिफॉर्म। ये काफी
इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि मार्लो मिंटो रिफॉर्म का मेन उद्देश्य ये था कि सेपरेट मतलब कम्युनल के बेसिस पे जो है जात के आधार पे जो है रिप्रेजेंटेशन हो जाए, मतलब इलेक्टोरल सिस्टम हो गया। फिर उसके बाद में आएगा 1919 में, ये आपकी काफी इम्पॉर्टेंट है, 1919 में इसको कहेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अब इसमें बाबू ये देखेंगे तो इन्होंने क्या किया कि इस रिफॉर्म में डायरची लाए, मतलब द्वैत शासन लाए। द्वैत शासन का अभी मैं मतलब समझ रहा हूँ, ये जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। डायरकी, डायरकी में इसको हिंदी में कहेंगे द्वैत शासन। द्वैत शासन का मतलब ये होगा कि कुछ ऐसे थे जो कि मतलब कुछ ऐसे रूल्स थे जो दो लिस्ट बनाए, एक ट्रांसफर्ड लिस्ट बनाए और एक रिजर्व लिस्ट बनाए। जैसे इस समय अगर हम बात करें कि उन्हीं से लेके फेडरल सिस्टम, जब मैं इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को पढ़ाऊंगा, एक आएगा उस चैप्टर का नाम है फेडरल सिस्टम। उस फेडरल सिस्टम में क्या किएंगे कि कुछ ऐसे रूल्स हैं जो केंद्र सरकार के पास रहती है स्टेट, और कुछ ऐसे रहते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहती है, कोई रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट की रहेगी। तो वहाँ से जो डायरची का रूल आया था, इसी को जो है इसी से रिलेटेड कुछ है, कुछ ऐसे दो मतलब इनमें जो सत्ता का जो डिवीजन था, इकोनॉमी का डिवीजन था, दो पार्ट में हो गया, जिसको डायरची कह दिए। ठीक है, इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के हैं। ये कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थे। बाद में आपका आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें यूनियन लिस्ट आ गई, कॉन्करेंट लिस्ट आ गई। उसमें आप लोगों के फिर कुछ अबोलिशन, मतलब इस डायरकी को अबोलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया, 1935 में एक्ट आ गया। अब हम बात कर रहे हैं आप लोगों के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीमेबल के बारे में बात कर रहे हैं, प्रस्तावना के बारे में बात कर रहे हैं। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे हम मूव कर रहे हैं। प्रीमेबल मतलब होता है प्रस्तावना। कॉन्स्टिट्यूशन की हम प्रीमेबल की बात करेंगे अगर, तो प्रीमेबल मतलब प्रस्तावना। जैसे कोई भी बुक अगर आप लोगों की लिखी होती है, जैसे मान लीजिए हमने साइंस का बुक लिया, तो पहले चैप्टर में आप लोग देखेंगे किसी भी बुक में एक प्रीफेस के नाम से होगा। तो प्रीफेस में लिखा ये रहता है, प्रीफेस को जब आप लोग पढ़ लेंगे तो बेसिक ये पता चल जाएगा कि किस चीज़ की बुक है, किस चैप्टर के बारे में मुझे पढ़ना है, राइटर या जो थिंकर है क्या क्या कहना चाह रहा है, किसके नेचर के बारे में बात हो रही है। तो प्रीमेबल जो होगा, प्रीमेबल में एक तरह से प्रस्तावना की, जो कि उस पूरे बुक के बारे में इंट्रोडक्शन देगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीमेबल की बात होगी तो उस समय इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाह रही है, उसके बारे में प्रीमेबल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जब इंडिया की बुक के बारे में पढ़ेंगे, किसी बुक में देखते होंगे कहीं कहीं पे बुक पे लिखा होता है, एनसीईआरटी बुक में, हम भारत के लोग अखंड भारत राज्य 26 डैश 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 ऐसे लिखा रहेगा। हम भारत के लोग एक कल्पना करते हैं कि उसके बाद डैश डैश रहेगा, हम भारत को एक लोकतांत्रिक, सॉवरेन, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, एक लोकतांत्रिक देश, एक इंटीग्रेटेड, एक अक्षुण्ण भारत बनाने की 26 नवंबर 1949 को हम जो है संकल्पना लेते हैं। उसको इंग्लिश में जब कहेंगे तो लिखा रहेगा, वी हैव द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनली hereby do sovereign, socialist, secular, democratic, republic and equality, liberty, fraternity dash dash dash। उसके बाद में दिया रहेगा we have able to enact 26 नवंबर ऑफ 1949 hereby to act this law। मतलब हम पूरी एक्चुअल वर्ड नहीं जो है उसको बोल रहे हैं कि प्रीमेबल में क्या लिखा हुआ है, लेकिन जो भी है उसके बारे में बता दिए कि ऐसे ही ये प्रीमेबल है, प्रस्तावना यहाँ पे। क्योंकि हम प्रीमेबल को तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं, या कोई भी राइटर अपने भाषा में नहीं लिख सकता। जिस सेंस में लिखा गया है प्रीमेबल, उसी भाषा में आप लोगों को लिखना है, और उसको हमको लर्न नहीं करना, लेकिन हमने बता दिया कि इस तरह से प्रीमेबल के बारे में डिस्कशन हुआ है। जब प्रीमेबल हुआ तो उसके बारे में शुरू से लेकर डिस्प्यूट हो गया। हमारे प्रीमेबल के बारे में जब देखेंगे तो
तो उस समय ये लिखा होगा कि हमारा भारत का जो 1940 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बने, तो उसमें देखेंगे कि सोवरियन होता है। सोवरियन का मतलब होता है कि हम किसी भी कंट्री के डोमिनियन पार्ट नहीं है। जैसे ब्रिटेन हो गया तो ब्रिटेन के हम किसी कॉलोनी के पार्ट नहीं है। सोशलिस्ट मतलब होता है समाजवाद, मतलब हम एक देश में इस तरह से लागू करेंगे कि इसमें समाजवाद रहे। सेक्युलर मतलब हम धर्मनिरपेक्ष होंगे, सभी धर्मों की समानता होगी, सभी धर्म यहाँ पे रहेंगे। डेमोक्रेटिक मतलब हमारा जो कंट्री होगा लोकतांत्रिक होगा। लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि इस देश में ये लोगों का शासन होगा, जो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होगा, प्रतिनिधित्व होगा। ये नहीं डेमोक्रेटिक हो गया। फ्रेटर्निटी एक वर्ड है कि मतलब भाईचारा है, कि मतलब हम लोग आपस में भाईचारा के बेसिस पे रहेंगे। इक्वलिटी मतलब कि बराबरी में, इक्वलिटी मतलब सबके लिए जो है समान अधिकार मिलेगा, सबको मिलेगा। तो यानी जो इसमें 6-7 टर्म है हमारे प्रीमेबल में, ये ऐड ये कहता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, इसके बारे में जो हमारे बारे में जो संविधान की जो बेसिक नेचर है, किसके बेसिस पे है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, सोवरियन है, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है, मतलब बेसिक पूरी संविधान का ढांचा उसी प्रीमेबल में मिल जाएगा। अब जो है जब संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो इसमें कुछ लोगों ने एक डिस्प्यूट हुआ कि हमारे प्रीमेबल में कुछ चेंज होने चाहिए। तो एक हुआ करते थे बर्बरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया की एक किस पड़ी, एक पिटिशनर हुआ। पिटिशनर मतलब कि कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, पिटिशन दाखिल किया गया। उसमें ये कहा गया कि प्रीमेबल में संशोधन होना चाहिए। तो बर्बरी की जो केस थी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया थी, उसमें ये कहा गया, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये कहा कि जो भारत का प्रीमेबल है ये पार्ट नहीं है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। जैसे साइंस की बुक है, तो साइंस में हमने शुरू से फोर्स पढ़ने लगे, हम जो है तुरंत जो है कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ने लगे, हमने प्रीमेबल नहीं पढ़ा। हमने बुक का कोई भी स्टूडेंट प्रीमेबल बहुत रेयर केस में पढ़ा। यानी ये बर्बरी केस कहा गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कि बर्बरी ये जो प्रीमेबल है ये पार्ट नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा पार्ट नहीं है तो हम इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। पुनः उसके बाद में केशवानंद भारती की एक कमेटी गठित हुई, और केशवानंद भारती की जो कमेटी थी वो दूसरे अपने किसी दूसरे मैटर के लिए गए। और केशवानंद भारती एक केरल के साधु थे, ठीक है, उनका बहुत बड़ा नाम है, नाम मुझे भी नहीं याद है। केशवानंद भारती एक साधु थे, एक संत थे। तो उन्होंने उस मंदिर के लिए कुछ जमीनी विवाद के लिए गए, तो वहाँ पे उन्होंने बताया, तो उसमें समय सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि जो प्रीमेबल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में 3 और जो है वर्ड एडिट किए गए। एक हुआ सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय ये सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड ऐड नहीं हुआ था, ठीक है। तो बाद में केशवानंद भारती के कारण हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट का मतलब होता है कि जो 42वां संशोधन है ये हमारे संविधान का जो है काफी, ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जाना जाता है। मतलब ये छोटा सा संविधान का ये 42nd अमेंडमेंट इज आल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसमें जो प्रीमेबल हुआ, इसमें 3 वर्ड ऐड किए गए, काफी इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, कोई पूछता है। सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड ऐड हुए हैं, इसको आप लोगों को नोट करना है 42वें संशोधन में। फर्स्ट अमेंडमेंट जो, यानी फर्स्ट अमेंडमेंट रहा होगा, फर्स्ट अमेंडमेंट ये थी 1951 में हुआ था, और ये जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था आप लोगों का, ये 1976 में हुआ था। ये जो 42वां संविधान का संशोधन था 1976 में हुआ था। और ये पहले तो अभी तक आई थिंक अभी तक जो है 104 अमेंडमेंट एक्ट हो चुके हैं आज तक। जैसे आप लोगों के जीएसटी आया है या ट्रिपल तलाक का जो है मैटर था, तो ये सब अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किए जाएंगे। तो अभी तक 103 या 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 42nd अमेंडमेंट। अब जैसे 80 एक अमेंडमेंट आपका है 61st अमेंडमेंट।
ये आया था 1989 में। ये था वोटिंग एज रिड्यूस द 21 फ्रॉम 21 टू 18 एज, मतलब कि इसमें इससे पहले जो हमारे पास वोट देने का अधिकार था वो 21 साल था मिनिमम, और आज कितना है 18 साल हुआ। तो यानी ये जो संशोधन डिस्कस करता है कि ये, तो आप लिखेंगे रिड्यूस एज फॉर वोटर्स 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। ये मतलब 18 से घटा के क्या हुआ, 21 से घटा के 18 हुआ, ये जो 61वें अमेंडमेंट में हुआ है। तो ये इस प्रकार से जो आप लोगों के ये प्रीमेबल की बात हम कर दिए, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने प्रीमेबल के बारे में बात कर दिया। और जो हमारी प्रीमेबल है, हर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई पूछे कि प्रीमेबल का सोर्स कहाँ से है, क्योंकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी है ये कही जाती है कि वर्ल्ड की सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब विश्व की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हैं, क्योंकि इसमें सभी देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है। जैसे अगर प्रीमेबल है तो प्रीमेबल का जो रिसोर्स लिया गया यूएसए से लिया गया। अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि हमारे रिसोर्स क्या हैं, सोर्सेज क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो बहुत सारे कंट्री से मिले हैं। तो हमारे जो प्रीमेबल का रिसोर्स है वो आपका है यूएसए से। प्रीमेबल के लिए मैं बात कर रहा हूँ। प्रीमेबल का जो हमारा सोर्स लिया गया यूएसए से लिया गया है। वीडियो काफी लेंदी हो जा रहा है, तो देख रहे हैं, थोड़ी से जल्दी से समराइज कर दे रहा हूँ। कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं और जो है कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल है उसको हम मेन डिस्कस कर दे रहा हूँ। जैसे पार्ट 1 की बात करेंगे। पार्ट 1 से करता है यूनियन एंड स्टेट्स, कि मतलब भारत एक क्या है कि सभी राज्यों का एक संघ है, यूनियन है। इंडिया दैट इज भारत, पहला जो आर्टिकल कहता है इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स, की मतलब बहुत सारे स्टेट्स का क्या है, एक संघ है, एक यूनियन है। ये पहली आर्टिकल हमारी कहती है, ठीक है। आर्टिकल 1, 2, 3, 4 आता है पार्ट 1 में आता है। आर्टिकल 1, 2, 3, 4 आपकी आएगी पार्ट 1 में। पार्ट 2 जो है आपकी सिटीजनशिप के बारे में होती है, नागरिकता के बारे में होता है। पार्ट 2 सिटीजनशिप, इसमें आर्टिकल आएंगे 5 to 11, कि मतलब हमको नागरिकता कैसे मिलती है, नागरिकता का हनन होगा, ठीक है। ये आपकी होती है आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9। अब जैसे CAA आया ना, NRC आया, तो यानी अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट होगा तो सिटीजनशिप में ऐड हो जाएगा। अब सिटीजनशिप CAA में कुछ भी ऐसे राइट्स होते हैं कि हमको नागरिकता कैसे मिलती है, कि कितने रात तक हम इस भारत में रहेंगे, या हमने भारत के लैंड पे जन्म ले लिया है। जैसे मान लीजिए कि अगर बात हो कि अगर हमने भारत की भूमि पे जन्म ले लिया है, तो उस स्थिति में ये कही जाएगी कि ये भारत के नागरिक हैं। तो उसमें अगर ये भी हो सकता है कि अगर आतंकवादी कोई टहलने आ रहा है भारत की धरती पे और उसके बच्चे भारत के लैंड पे जो है पैदा हो गए, तो वो तो ये रूल हमारा कहता है कि अगर भारत के लैंड पे वो जन्म ले लिया है तो भारत का नागरिक होगा, सिटीजन होगा। तो उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट संशोधन करने की आवश्यकता आएगी ना। तो अगर वो आवश्यकता आ रही है, समय के हिसाब से बदलने की आवश्यकता आएगी, तो इसमें जो इंटरफेयर होगा पार्ट 2 में होगा, सिटीजनशिप के बारे में होगा। पुनः पार्ट 3 में अगर हम बात करेंगे तो आती है फंडामेंटल राइट्स, जो काफी इंपॉर्टेंट है। पार्ट 3 ये आपकी आ जाएगी फंडामेंटल। इसमें कुछ ऐसे रूल्स हैं, जैसे ये होता रूल अभी कहता है कि अगर भारत के लैंड पे अगर हमने बाई बर्थ, मतलब जन्म हमारी हुई है, तो भी हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है। ये बाई बर्थ होता है कि अगर जो है हमने जन्म से हमें भारत की नागरिकता मिल गई। एक होता है जो है आपके 5 रूल्स होते हैं। एक उतना दिन ये इसमें है बाई बर्थ है, एक जो है बाई रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीकरण से के माध्यम से होता है। तो उसके कुछ जितने रूल्स होते हैं ये हम सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट मूल अधिकार जो होती है हमारी ली गई है कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसए से लिया गया है। सोर्सेज है यूएसए, ठीक है।
और ये फंडामेंटल जो ये है आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक है, ये आपकी है आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 है। ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में कहेगा, मूल अधिकार के बारे में कहेगा। मूल अधिकार में इसमें हमारे 7 मूल अधिकार थे जब कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल में लागू हुआ था, और इस समय कितने हैं? 6 हमारे मूल अधिकार हैं। ठीक है, जैसे आर्टिकल 14 to 18, इसके अंदर सब देखेंगे आर्टिकल 14 to 18, इसको कहता है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार कि सभी लोग नागरिक यहाँ पे क्या हों? समान नागरिक हों। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है 19 to 22, राइट टू फ्रीडम। आजादी का अधिकार, हम स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम का मतलब हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता के अधिकार में 1919 से 22 की बात हो रही है, राइट टू फ्रीडम। और इसी 14 से 18 में एक आर्टिकल आती है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 17। आर्टिकल 70 ये है, इसमें ये कहता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ऐसा कर रहे हैं कि ये वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा, डिटेल में नहीं समझा पाएंगे, अगले वीडियो में फिर बना देंगे एक एक आर्टिकल, जिससे और आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे अगला वीडियो बना देंगे, तो नहीं तो सब इसमें डिस्टर्ब हो जाएगा, लेंथी भी वीडियो काफी हो जा रहा है। थैंक यू।